नमस्कार, सुदेश न्यूज की खास पेशकश दूसरे चरण का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा के दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। पश्चिम यूपी और रुहेलखंड की मुस्लिम बहुल सीटों पर मतदान का यह दौर है, जिसमें 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुस्लिम बहुल सीटों के चलते दूसरा चरण बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली के जरिए मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी ने पश्चिम यूपी और रुहेलखंड की 55 सीटों में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को इस इलाके में निराशा हाथ लगी और एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर में वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। इसके बाद यहां जाट वोटों के साथ कुर्मी और लोधी वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन में थी। इसका फायदा भी मिला। सपा को 15 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें 10 मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर विधायक बने थे, जबकि कांग्रेस के 2 प्रत्याशी जीते थे। इनमें एक मुस्लिम और दूसरा सैनी समाज से विधायक बना था। 2017 के चुनावी दंगल में दोस्त बने कांग्रेस सपा 2022 के विधानसभा चुनाव में दुश्मन बन गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से भी कुछ सहयोगी अलग हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस से तीनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की रालोद और चाचा शिवपाल यादव की प्रसपा के साथ गठबंधन कर रखा है। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगाया है। बसपा की ओर से दूसरे चरण में 23 मुस्लिम चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस के 21, सपा रालोद गठबंधन के 18 और ओवैसी पार्टी के 15 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरे की 55 सीटों में से 38 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। पश्चिम यूपी और रुहेलखंड को जानने वाले राजनीतिज्ञों का मानना है कि सपा, कांग्रेस, बसपा और ओवैसी की एएमआईएमआई ने 77 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इन मुस्लिम प्रत्याशियों के आपस में टकराने पर मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। इससे बीजेपी इन 55 सीटों पर 2017 के आंकड़े को हासिल कर सकती है। तो दूसरे चरण का दंगल, वोटिंग लगातार जारी है। 55 सीटों पर वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का यह मतदान है और पिछले बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 55 में से 38 सीटों पर कब्जा किया था। और इस दूसरे चरण के दंगल में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं आप लोगों से उनका। दीपक बघेल रहेंगे हमारे साथ, जो कि बीजेपी नेता हैं। इकबाल अहमद रहेंगे, जो कि कांग्रेस नेता हैं। राजीव उपाध्याय बीएसपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और शैलेंद्र दुबे रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले दीपक बघेल जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगा। पिछले बार बीजेपी ने इस जो अभी दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, इन 55 सीटों में 38 सीटें अपने पाले में की थी, अपने कब्जे में की थी। लेकिन पिछले बार का माहौल अलग था, इस बार का माहौल अलग है, क्योंकि पिछले बार आप एंटी इनकम्बेंसी का आपको फायदा मिला था, लेकिन इस बार 5 सालों से आप सरकार में हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, 55 सीटों में बीजेपी का दावा कितना है? कितनी सीटें इस बार बीजेपी अपने पाले में करने वाली है? देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी ने हर बार 14 से लेकर लगातार 19 तक अपना परफॉर्मेंस बेस्ट ही किया है और बढ़ाती गई है हमारी। हमने जात और जमात की पॉलिटिक्स को, क्षेत्र और भाषा की पॉलिटिक्स को किया है। आज लगातार देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन आया है। जहां देखिए मेट्रो कभी 18 किलोमीटर की हुआ करती थी, आज 90 किलोमीटर की हो गई। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो,
चाहे श्रीनगर का एयरपोर्ट हो, चाहे अर्जुन साहेब परियोजना हो, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं और उत्तर प्रदेश का विकास किया। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याणकारी जो योजना है वो गरीबों तक पहुंचाई है। 40 लाख मकान देना गरीबों को, फिर उनके घर में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को गैस बिजली का कनेक्शन देना, 1 करोड़ 67 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन देना। ऐसी जो छोटी छोटी जरूरतें थी गरीबों की, वहां तक भी पहुंचाया। वहीं किसानों की बात करें तो उनकी कर्ज माफी से लेकर उनको किसान सम्मान निधि जी। योजनाओं के वर्ग भारतीय जनता पार्टी को जो वोट करता है, जो जानता है कि सुशासन क्या है, जो जानता है कि विकास क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले तक विकास नहीं हो पा रहा था। किसी न किसी प्रकार से जो योजनाएं आती थी समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाजवादी पार्टी की, वो लगातार भ्रष्टाचारों के लिए आती थी। आज लोगों ने देखा कि बिना 1 रुपए का दाग लगे और बिना भ्रष्टाचार के उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की व्यवस्था अगर किसी ने लागू करने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किया है। तो अब उसी हिसाब से आज जब वोट डालने जो लोग जा रहे हैं उनसे लगातार बातचीत कम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रभावित बन रहे हैं, तो लोगों का एक मन निकल के आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। ईवीएम पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बटन दबा रहे हैं। तो उससे लगता है कि आगामी विधान 10 मार्च को तो एक बहुत अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकलती आएगी। और हमारा अच्छी सीटें बोल रहे हैं। मैं दूसरे गेस्ट की तरफ जाऊं, मैं चाहूंगा आप एक आंकड़ा भी आप बताएं, कुछ आकलन तो किया होगा आपने। पिछले बार 55 में से 38 सीटें आपके पास थी, इस बार क्या लग रहा है आपको? एक आंकड़ा बताइए, दावा बताइए बस आप अपना, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाता हूँ। लगभग हम 45 सीटों के आसपास बिल्कुल जा रहे हैं। और ये चलिए 45 सीटें। ओके, इकबाल अहमद जी के पास चलता हूं मैं, जो कि कांग्रेस नेता। इकबाल अहमद जी, बीजेपी दावा कर रही है पिछले बार 38, इस बार 45 का, और पिछले बार आपका जो गठबंधन था वो सपा के साथ था। इस बार कांग्रेस अपने आप को कहां पर खड़ा हुआ पाती है इस दूसरे चरण के चुनाव में, कहां पर पाती है, और कांग्रेस क्या दावा करती है इस दूसरे चरण के जो चुनाव हो रहा है इसमें? देखिए, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी जो हमारी नेता हैं, उनकी लड़ाई जो है वो बेरोजगारी की है, उनकी लड़ाई है गरीबों की है, उनकी लड़ाई है जो लोग कोरोना काल में मारे गए हैं उनके घर परिवार की लड़ाई है। तो हमारी लड़ाई इस बात की नहीं है कि जात और धर्म से हट के हम लड़ रहे हैं रोजगार के लिए। जो बेचारे छात्र पढ़ के निकले हैं, बीटेक, बीबी और तमाम ऐसी शिक्षाएं लेके जो घूम रहे हैं सड़कों पर, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास जो लड़ाई है इस बात की है कि जो 5 साल अखिलेश की सरकार चली और या 5 साल योगी जी की सरकार चली, इन सरकारों में जो नहीं दिया गया है, प्रियंका गांधी उस लड़ाई को लड़ रही हैं। अभी तक हिंदुस्तान में जो भी चीजें कांग्रेस ने बनाई थी, बीजेपी उसको बेच रही है। तो हमें लगता है कि ये सब जब बेच देंगे तो हिंदुस्तान में। जी इकबाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज भी हमारे तक पहुंचे। जब तक हम कोशिश करते हैं कि जो समस्या हो रही है हम इस समस्या को दूर करें। और राजीव उपाध्याय जी भी है हमारे साथ, बीएसपी नेता। राजीव जी, पिछले बार कुछ खास आपको फायदा नहीं हुआ, आप अकेले थे और अकेले ही दिखे आप दूसरे चरण में। कुछ खास फायदा, कुछ फायदा ही आपको नहीं हुआ। इस बार क्या उम्मीद कर रही है बीएसपी? देखिए भागीरथ जी, अभी मैं सुन रहा था, ये हमारे मित्र बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, कि हमने उत्तर प्रदेश में सब कुछ कर दिया। हमने मेट्रो बना दिया, हमने हाईवे बना दिया, हमने वो इंटरनेशनल एक्सप्रेसवे बना दिया। लेकिन इनके मोदी जी, योगी जी, शाह जी एक दिन इन पूरे चुनाव के दरमियान इन्होंने ये नहीं कहा कि हमको विकास के नाम पे वोट दे दीजिए। ये वोट किस नाम पे मांग रहे हैं? वोट मांग रहे हैं ये गर्मी उतारने के नाम पे, वोट मांग रहे हैं ये हिंदू मुसलमान के नाम पे, वोट मांग रहे हैं ये दंगा फसाद के नाम पे, वोट मांग रहे हैं ये गुंडागर्दी के नाम पे। इनसे कहिए ना कि ये वोटों को अगर मांगना है तो क्यों नहीं विकास की जो चर्चाएं टेलीविजन पे बैठ के हमारे मित्र प्रवक्ता कर रहे हैं, यही अगर चर्चा इनके नेता करते तब तो हम जानते कि विकास किए हैं। अब इनके नेताओं ने गुंडई करी, इनका एक ये कहते हैं कि हम बुलडोजर और विकास एक साथ चला रहे हैं। अरे भाई, बुलडोजर चलाते तो धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं आपके नेता, और हमने सुना कि वो चुनाव में आपके सपोर्ट से चुनाव जीतने जा रहे हैं, वहां वोट मांग रहे हैं। तो ये माफिया कहाँ के हैं? ये प्रदेश के बाहर के माफिया हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती है कि हम अपने गुंडों को अपनी जेब में रख के चल रहे हैं और दूसरे के गुंडों को देखने का प्रयास करती है, पहली चीज। दूसरी चीज,
अगर इनके पास एक चीज मुसलमान हटा दिया जाए, धर्म हटा दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता आते हैं हमारे मित्र टेलीविजन पे, रेडियो पे, इनको बोलने के लिए कोई शब्द भारत में नहीं मिलेगा कि ये बोल पाएंगे। पहले दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो चुनाव चल रहे हैं भगीरथ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिणाम आएंगे 10 तारीख को, अब बोला बंद बनने से कुछ होना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 2 चरणों में बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और आज भी जो बहुजन समाज पार्टी आज भी जिस चरण में वोटिंग हो रही है, सुनिएगा, ये चरण की वोटिंग चल रही है, इसमें भी बहुजन समाज पार्टी की या तो समाजवादी पार्टी से टक्कर चल रही है, या जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी से टक्कर हर सीट पे दे रही है। और पिछले चुनाव में इन चरणों में सबसे ज्यादा नंबर 2 अगर कोई था तो वो बीएसपी थी इन दोनों चरणों अच्छा, में। आप इस बात से और वो खुश हैं नंबर कि बनाने नंबर के 2 प्रयास है। में, पिछले चरण में नंबर 2 में बीएसपी थी, इसी बात से आप खुश हैं? सीटों की बात करें, पिछले बार इन चरण में तो एक भी सीटें नहीं मिली थी आपको। दूसरे नंबर पे कहने का मतलब कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सहित भारत की जनता से जिस तरह से छलावा करके भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र, न जाने कितने पत्र ला करके नौजवान, किसान सबको गुमराह करके जो वोट लिया, उस दरमियान भी हम नंबर 2 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रहे थे। और आज 2 चरणों के चुनाव में आप लोग आकलन करिएगा, मजबूती से लड़े हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई हो रही है या कहीं उसके समाजवादी पार्टी के बीएसपी से लड़ाई हो रही है। चलिए, मैं भी अगर आपसे पूछूं आंकड़ा, आपकी मीडिया आकलन करने लगी थी। राजीव जी, मैं भी आपसे अगर आंकड़ा पूछूं, नहीं, बसपा तो खत्म हो गई है, लेकिन अब चूंकि मीडिया जागी है और बहुजन समाज पार्टी को कहीं न कहीं त्रिकोणीय लड़ाई में मान रही है। चलिए, तो दावा क्या है दूसरे चरण में? क्या दावा आपका? पिछले बार तो एक भी सीट नहीं मिली, इस बार कितने सीट बीएसपी को मिल रही है? जो 45 की दावा कर रहे हैं, पहले चरण में उनको 5 सीटें मिल रही है। अरे आप कितना दावा कर रहे हैं? आप बताइए, आप कितना दावा कर रहे हैं? सीटें मिलेगी, और हम पहले चरण में 20 से 25 सीटें पाएंगे और दूसरे चरण में भी 25 से 30 सीटें पाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो दावा सब अपनी अपनी पार्टियां कर रही हैं। शैलेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शैलेंद्र जी, सभी पार्टी अपना अपना दावा कर रही है, कोई 45 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, सब दावा कर रही है अपना अपना। क्या लग रहा है आपको इस बार जो माहौल है दूसरे चरण का, वो किस तरह से है? किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है? देखिए भागीरथ जी, ऐसा है, इस बारी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर चुनाव लगभग 1 दशक से काफी एक अलग आयाम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिक्कत क्या है हमारे तमाम जो है राजनीतिक दलों की भारतवर्ष के अंदर, कि वो अभी भी ये मान के बैठे हैं कि भारत का मतदाता यानी उत्तर प्रदेश का मतदाता कन्वेंशनल पैटर्न पे कन्वेंशनल जो पैटर्न होता था उस पर वोट करने वाला है। पहले क्या होता था कि परिवार का मुखिया जहां कहता था, परिवार के अन्य सदस्य वहीं पर मतदान करने का प्रयास करते थे, वो होता भी था, जिसमें जाति प्रमुखता होती थी, धर्म का आधार भी रहता था, लेकिन जाति का अधिकांश जो है वो रहता था। लेकिन जब से युवा वर्ग की संख्या एक अच्छी खासी बढ़ी है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, तो आज लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तो एक परिवार के अंदर आप देख सकते हैं कि अनेक मत आपको दिखाई देते हैं। महिला अलग दल का चुनाव करती दिखाई देती है, युवा अलग दल का चुनाव करते दिखाई देते हैं। जहां तक प्रश्न इस बार विधानसभा चुनाव के रुझानों का और परिणामों का है, तो देखिए अभी पैनल पे क्या है कि हम लोग मान लीजिए 4 लोग बैठे हुए हैं, प्रतीकात्मक तौर पर हर आदमी ये क्लेम करेगा कि नहीं, हम ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हैं जी। और मैं कई टेलीविजन डिबेट पे इस बात का उल्लेख करता हूं कि विपक्ष का कमजोर होना भारतीय लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं नुकसान है, लेकिन विपक्ष अपनी कमजोरी के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उसका मैं तार्किक आपको उदाहरण देता हूं। अच्छा शैलेंद्र जी, आपने विपक्ष की कमजोर की बात की, तो क्या आपको लग रहा है कि यहां पर जो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के सामने सपा, क्या वो कमजोर दिखाई दे रही है आपको? क्या मतलब इसके पीछे क्या तात्पर्य, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं तो मैंने कहा ना आपको, प्रतीकात्मक तौर पे तो सब कह सकते हैं कि नहीं जी, हम जो 90% सीट हम जीत रहे हैं, लेकिन वो तो परिणाम निर्धारित करेगा ना। और उसमें भी जो अहम बात है क्रियान्वयन को लेकर, अगर आप पिछले 3 चुनावों का रुख देखें तो है क्या कि भारत की जो जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस करने जा रही है कि आखिर हमारे लिए जो हमारे मुद्दे हैं उनको कौन एड्रेस कर रहा है। अभी जैसे हमारे साथियों ने विषय उठाया, विपक्ष के दलों में एक ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि चाहे जनता के बीच प्रॉमिसिंग को लेकर हो या सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने को लेकर हो, ये गंभीरता का अभाव है। और ये आप ये सोचे कि नहीं, आप अपना आकलन नहीं करेंगे, सिर्फ सत्ता पक्ष पे आप बिना तथ्यों के आरोप लगाएंगे तो उससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं इस बात को आपको भी समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे
मान लीजिए जैसे इस चुनाव का मैं उदाहरण देता हूं, तो इस चुनाव में जो सबसे पहला स्टेटमेंट अगर कोई पोलराइजेशन का आया है तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये पूरी अखिलेश जनता यादव का सुन आया है। रही है कि भारतीय जनता पार्टी बोली थी कि हम 5 करोड़ केंद्र में और 70 लाख जो है उत्तर प्रदेश में नौकरी देंगे। नौजवानों को ऊपर लाठियां आप चलवा रहे हो और नौजवान से वोट की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? अरे आप किसानों सुनिए के तो, ऊपर आप जब लाठियां चलवाए, जब आपकी बारी आए तो आप किसान की बोलिएगा। मृत्यु हो गई। सुनिए, आप अब उदाहरण के तौर पे बघेल जी उदाहरण के तौर अच्छा पे राजीव जी शैलेंद्र जी किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी के नेता नहीं है, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात कहने दीजिए, फिर अपनी बात जब आपका समय आए तब रखिएगा। करते हैं और क्षमा मांग लेते हैं। आप बताइए 700 किसानों की मौत के बाद क्षमा मांगना क्या तात्पर्य रखता है? आप अपने नेता को यहाँ खुश करने का प्रयास मत करिए। मेरा आपसे आग्रह है कि बेहतर है कि आप जनता के बीच अगर जाएंगे तो लाभ मिलेगा आपको। चीजों की यहाँ कोई लाभ नहीं होने वाला और ये आपको। जनता जब टीवी पे देख रही तो होगी अखिलेश यादव जब सबसे पहले सिद्धार्थ का उल्लेख करते हैं, भारत का दिक्कत प्रधानमंत्री क्या है विपक्षी साथियों की, जब कोई तथ्य सामने रखने का प्रयास करता है ये हल्ला शोरगुल। राजीव जी देखिए, इस तरह से अगर हम बातचीत करेंगे तो ना आपकी बात समझ में आने वाली है, ना किसी दूसरे गेस्ट की बात समझ में आने वाली है। राजीव जी एक एक करके आएंगे ना, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव जी राजीव जी मैं आऊंगा आपके पास। बात होती है उसको भी नहीं रखने का राजीव जी मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। आप जिनसे बहस कर रहे हैं ये शैलेंद्र दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये किसी पार्टी के नेता नहीं है। राजीव जी मेरी बात तो सुनिए आप। यही मुझे लग रहा है शायद यूपी में बसपा के साथ समस्या हो रही है कि वो बात ही नहीं सुनना चाह रही है। वो अब बात अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर चुनावी मैदान में कैसे आप पूरी ताकत के साथ उतरेंगे आप? कुछ बचा नहीं है राजीव जी, हर क्षेत्रों में आपने कहीं ना कहीं ऐसा कार्य किया है। राजीव जी मेरी बात तो सुन लीजिए आप। नाखुश है राजीव जी मेरी बात तो सुन लीजिए आप जिनसे बहस कर रहे हैं। नहीं करेंगे टीवी पे। राजीव जी मेरी बात तो सुनिए आप जिनसे बहस कर रहे हैं वो किसी पार्टी के नेता नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, शैलेंद्र दुबे जी हैं। आपको अगर लग रहा है कि वो बीजेपी के नेता हैं या सपा के नेता या कांग्रेस के नेता, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप उनसे क्यों आप बहसबाजी कर रहे हैं? वो अपनी बात रख रहे हैं। जब आपका समय आएगा या आपको कुछ काउंटर बोलना है तो आप बोलिए, लेकिन समय पर बोलिए ना। ऐसे में तो ना आपकी आवाज समझ में आएगी ना किसी दूसरे गेस्ट की आवाज समझ में आएगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं। अच्छा शैलेंद्र जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा क्योंकि अभी तो लंबी चर्चा चलनी है हमारी, मैं वापस लौटूंगा। दीपक जी, दावे तो आप बड़े बड़े कर रहे हैं कि 45 के इस बार हम दूसरे चरण में जाएंगे। हम पिछले बार भले आपकी जो 38 सीटें थी, हालांकि बहुत एक अच्छा आंकड़ा था, लेकिन पिछले बार एंटी इनकम्बेंसी थी, जैसा मैंने पहले बोला भी है। पिछले 5 सालों से आप लोग सरकार में हैं, काम कर रहे हैं, तरह तरह के दावे कर रहे हैं आप लोग। अब इस बार अभी जो दूसरे चरण की बात करता हूं, जिन एरियो में ये चुनाव हो रहा है वहां पर आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्या आप दावा कर रहे हैं? क्या आप प्रोमिस कर रहे हैं जनता से कि जिसकी वजह से वहां की जो जनता है वो बीजेपी को फिर से वोट दे? देखिए भागीरथ जी, हम राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास की नीति पर कार्य कर रहे हैं और लगातार हमने देश जनता को पहुंचाया भी है। आज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार के हालात हुआ करते थे 2017 से पहले। रोज सांप्रदायिक दंगे होते थे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन अपहरण लेते थे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था शाम को 6 बजे के बाद रोड होल्ड अप और ब्लॉक नहीं हुआ करते थे। आज वही उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए बदल रही है और इतनी बदली है कि आज शाम को 6 बजे छोड़िए, रात को 11 बजे 12 बजे आप जितने बजे निकलना चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर निकल सकते हैं। किसी प्रकार की घटना आपके साथ में नहीं होगी। उत्तर प्रदेश को बदला है हमने गरीबों के लिए, चाहे कोरोना काल जैसे समय में, महामारी के समय में, जहाँ विश्व में घुटने टेक दिए वहीं भारत में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन कोरोना मैनेजमेंट कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिया। उसकी तारीफ विश्व की बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी जैसे WHO जैसी एजेंसियों से हुई। तो ये लगातार हमने राशन वितरण करवाया, हमने लगातार श्रमिकों को भत्ता पहुंचवाया, हमने वृद्धाश्रम, वृद्धा पेंशन, महिला पेंशन भी लोगों की बढ़ाई। 300 रुपए हुआ करती थी, आज वो 1000 हो गई, आगे आने वाले समय वो 1500 हो जाएगी। हमने किसानों को सम्मान निधि पहुंचाई। आप देखिए कि दोनों पार्टियों को, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों को मिलाकर जितना ये रोजगार नहीं दे पाए उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 लाख रोजगार सीधे और 3.5 लाख संविदावर्ती में दिए। उसके अलावा MSME में, स्वरोजगार में तो ये अलग से है रोजगार। तो हमने रोजगार उत्पन्न भी किए, हमने सीधी भर्तियों में भी, नौकरियों में भी रोजगार दिए। तो ये विकास का मुद्दा है जो लोगों तक, जन जन तक जाता है और जनता को दिखता है कि हाँ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर से क्राइम कम हुआ है, लोग सुरक्षित हैं, लोग अपने कामों पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 24वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ रही है।
वही बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में रोज आपका ही सांख्यिकी विभाग अभी चलिए, घोषित किया कि स्वास्थ्य दीपक जी आपकी बात हो गई है क्योंकि राजीव जी बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूं मैं। दीपक जी अब आप रुक जाइए, राजीव जी आपका समय है, बोलिए। आपकी भारत सरकार की रिपोर्ट है, आयोग की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी निकला, यहाँ तक कि झारखंड और बिहार के भी नीचे रहा। ये आप इकबाल जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके आप पास। ना बताइए, क्योंकि आपकी ही रिपोर्ट आपके सामने है और ये मीडिया के भगीरथ जी बैठे हैं, ये बता देंगे कि सच्चाई क्या है। कोई बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते नहीं बता रहा हूं। ये रिपोर्ट है भारत सरकार की कि 25 राज्यों में 19वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है आपका। आपकी अर्थव्यवस्था -23 में चली गई। आप नौकरी के देने के नाम पर झुठलाते रहे। 5वें साल आप झूठे प्रशस्ति पत्र बांटते रहे। 2000 और 3000 नौकरियों का, एसएससी की 15,000 नौकरियां होती थी, उसको आप 5,000 पे ले आए। तो ये बच्चे देख रहे हैं, फौज की नौकरियां आप भर्ती नहीं कर रहे हैं 2 सालों से। पूर्वांचल के नौजवान फौज में ज्यादा मेहनत करते हैं जो ग्रामीण अंचल के लड़के हैं। वो आज ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ चली गई फौज की नौकरियां जो हर साल भर्ती होती थी। रिटायर तो फौज हो ही रही होगी भगीरथ जी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, उनकी जगह नहीं भरी जा रही है। ऐसा तो नहीं कि फौज की उम्र रुकी पड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको ये चीजें जान लेना चाहिए कि नौजवान जब लखनऊ में 79 दिन बैठा, उसके बाद लाठी चलाए आप, और बैकवर्ड समाज की नौकरियां आप उसमें भी 5,000 नौकरियों को इधर से उधर करने का काम किया आपने। जब आयोग की रिपोर्ट आई तो आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं, मैं दूसरे विभाग की और नौकरियां निकाल के इसमें समायोजित करूंगा। क्या मतलब रह गया आपका? आप वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों को तराजू पे तौलने का प्रयास करते हैं। वोट की राजनीति कम से कम नौजवानों के साथ न करिए। महिलाओं के साथ आपने बहुत बढ़िया काम किया उत्तर प्रदेश में। सिलेंडर पकड़ा दिया और 1,000 का सिलेंडर कर दिया आपने, गैस सिलेंडर। राजीव जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी आक्रामकता से राजीव उपाध्याय अपनी बात रख रहे हैं, इतनी आक्रामकता के साथ, इतनी बेहतर तरीके के साथ हमने मायावती को इस चुनाव में हमने अपनी बात रखते हुए नहीं दिखाई दिया। हमने आखिर क्या वजह है, मैं इस पर आपसे बाद में सवाल करूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए मसूद अहमद जी, जो कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष है। मसूद अहमद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में। मसूद अहमद जी, आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है, प्रमुख विपक्षी गठबंधन है और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे चरण का जो भी चुनाव होने वाला है, क्या दावे हैं आरएलडी के सपा के साथ गठबंधन पर? क्योंकि पिछली बार जो 55 सीटें थी दूसरे चरण की, इसमें बीजेपी ने 38 सीटें अपने नाम की थी। आप लोगों का क्या दावा, गठबंधन कितनी सीटें यहां पर जीतने वाली है? देखिए ऐसा है, ये जो चुनाव हो रहा है इससे पूरे प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से त्रस्त है और ख़ास करके योगी जी से और मोदी जी से भी दुखी है। तो जनता जो है पूरा हिसाब किताब करना चाहती है इस चुनाव में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो भूल गए थे, अहंकार में मस्त थे। 5 साल वो समझ रहे थे, 50 साल वो समझ रहे थे कि फिर जनता के बीच जाने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब बेसिर पैर की बात कर रहे थे, मुद्दों की बात कभी किया नहीं और जनता की जो आवश्यकताएं थीं उस पर ध्यान दिया नहीं। वो चाहे महंगाई हो, चाहे खाद्य वस्तुओं की महंगाई हो, और इनसे जब सवाल पूछा जाता है तो ये उसका सीधा जवाब ना दे करके पता नहीं किस तरफ जनता का ध्यान ले जाना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं किसान दुखी है, गरीब दुखी है, नौजवान दुखी है, बेरोजगार युवा दुखी है, छात्र दुखी, सब इनसे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको बहुत उत्साह के साथ, बहुत उम्मीद के साथ इस प्रदेश की जनता ले आई थी, इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन ये जनता का काम करने के बजाय अहंकार में डूब गए और रात दिन बंटवारे की बात, जात, बिरादरी, धर्म, मजहब, जिसका कोई मतलब सरोकार नहीं है जिंदगी से, उस मसले पे लोग टूट पड़े जानबूझ करके साजिश के तहत। समझ रहे थे कि हमेशा इसी मुद्दों पर वोट मिलेगा, लेकिन जो जनता की आवश्यकताएं हैं, पेट है उनका, पेट चलना चाहिए, रोजी रोटी का मामला है, और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं बेरोजगार सड़कों पर टहल रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी इन बेरोजगारों को चंद पैसे, चंद सिक्कों पर सड़कों पर आवारा बना करके घुमा रही है, इनको अपराधी बना रही है। और मैं समझता हूं कि अब इस प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इनको सत्ता से आउट करना चाहती है। 10 तारीख का इंतजार है। पहले फेज में ये इनका सूफड़ा पूरी तरीके से साफ है। अब जनता का ध्यान और नेतृत्व दोनों तरफ से, इनकी तरफ से हट करके अब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ है। अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जो काम करके दिखाए हैं उसको लोग याद कर रहे हैं। चलिए, जो जिन कामों की आप बात करें पुराने कामों को लेकर, आज चुनाव है, दूसरे चरण का, ईवीएम में लोग जा रहे हैं, अपना बटन दबा रहे हैं, जो उनकी इच्छा है उसके हिसाब से बटन दबा रहे हैं। हालांकि जब रिजल्ट आएगा, जब समझ में आएगा कि कौन किसको कितना पसंद कर रहा है। मसूद जी, मैं वापस दोबारा आपके पास आऊंगा, बहुत सारे सवाल है जो मुझे आपसे करने हैं। इकबाल जी बहुत समय से इशारा कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। इकबाल जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा समय हो गया, लेकिन आप जानते हैं डिबेट है, डिबेट में तो चीजें रहती हैं। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपकी जो बड़ी नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, जिस तरह से उन्होंने यूपी में नारा दिया, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और तमाम तरह के मुद्दे उठाए, इसमें कोई शक नहीं है, मीडिया में वो हमेशा छाई रही है, जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं यूपी में उसको लेकर वो सामने आई हैं, कभी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बात उन्होंने हमेशा रखी है। इकबाल जी, लेकिन क्या वो दावे हैं और क्या वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा को नहीं, बसपा को नहीं, बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को जनता वोट देगी? देखिए, फैसला करने वाली जनता है और जनता ये जान रही है कि इससे पहले बीजेपी थी, फिर बीएसपी थी, फिर उसके बाद सपा आई, फिर उसके बाद बीजेपी आई। तो योगी जी की सरकार ने तो इतना ज्यादा त्रस्त कर दिया जनता को, रोजगार खत्म कर दिया, गरीबी बढ़ा दी, गरीबी खत्म मतलब करने की बजाय और गरीबी बढ़ा दी गई, रोजगार एकदम खत्म, नष्ट नाबूद कर दिया गया, लोग परेशान हो गए। और चुनाव में कहते क्या है, जब चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं कि यूपी में पानी फिर जाएगा, केरल बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा और बंगाल बन जाएगा। अरे भगवान करे केरल बन जाए, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। भगवान करे बंगाल बन जाए, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षित है। गूगल पे चेक कर लीजिए, ये सारी चीजें खुद गूगल बोलता है। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर की बात कर रहे हैं कि कश्मीर बन जाएगा। अरे कश्मीर तो धरती का जन्नत है, यूपी इतना खूबसूरत बने तो ये अच्छी बात है। और वो कहते हैं कि नहीं, यूपी जैसा है खत्म कर दो यूपी को। अरे ये क्यों कर रहे हो भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो? रोजगार क्यों खत्म कर दिया तुमने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि लोग रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं। इकबाल जी, आपने केरल का जिक्र किया, राहुल जी वहां से सांसद हैं, लेकिन यूपी में राहुल जी ज्यादा दिखाई नहीं दिए। आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, आपके जो स्टार प्रचारक हैं, वो यूपी में इतना दिखाई नहीं दिए हुए कि अगर केरल का मॉडल यूपी में बताते, इस तरह से कुछ देखने को नहीं मिला। नीरज जी, ये बताइए कि जब हमारे वहाँ प्रियंका गांधी महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, खुद उन्होंने कमान संभाल रखी है, तो फिर राहुल जी की जब जरूरत होगी तो आ जाएंगे। राहुल जी जहां है वहां इकबाल जी, एक पार्टी की तो हमेशा कोशिश रहती है कि जितने बड़े स्टार प्रचारक हैं उनको मैदान में उतारा जाए, चुनावी मैदान में उतारा जाए और जितना हो सके जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश की जाए। और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जरूरत नहीं क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर उत्तर प्रदेश में है। भाई राहुल जी तो हमारे नेता हैं, राहुल जी की जहां जरूरत है वहां राहुल जी जा ही रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में राहुल जी आएंगे। और दूसरी की सबसे बड़ी बात है, प्रियंका गांधी जो महिलाओं की बात कर रही, वो तो महिलाओं के बीच उन जगह पहुंची है जहां योगी जी ने परेशान कर रखा था, जहां हत्याएं हुई वहां पहुंची, जहां 2 बजे रात में हाथरस में लड़की को जलाया गया, प्रियंका जी वहां पहुंची। प्रियंका जी ने वादा किया कि 40% महिलाओं को हम आरक्षित करेंगे, उन्होंने 40% टिकट दिया और उन्होंने जो वादा किया वो पूरा करेंगे। अभी पहला वादा उन्होंने पूरा कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में अब हम लड़ाई सच और झूठ की लड़ रहे हैं, बेरोजगारी की लड़ रहे हैं, गरीबी की लड़ रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है प्रियंका जी को कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इससे ज्यादा और हम लोग कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे। यही मेरी लड़ाई है। बिल्कुल।
आई है आप लोगों की इस बार कांग्रेस एक डिफरेंट अंदाज में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जो प्रियंका गांधी है उन्होंने एक मोर्चा संभाल लिया, वो एक महिलाओं की लीडर बनना चाहती है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये जो नारा है ये सिर्फ नारा हो जाए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वोट जब जनता डालने जाए, ईवीएम मशीन में जब बटन दबाने जाए, तो वो उस नारे से ज्यादा प्रभावित ना हो। हालांकि जब रिजल्ट आएगा उस वक्त समझ में आ जाएगा कि किस पार्टी को कितना वोट मिला। जी इकबाल जी, मैं आता हूं, आऊंगा आऊंगा आपके पास आऊंगा। आपने बहुत समय से इंतजार में थे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा अच्छा लंबा सफर दिया, लंबा समय दिया। अभी दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार बीजेपी की तरफ से। दीपक जी, हम बात करिए, ये जो दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, यहां पर जाट और मुस्लिम जो मतदाता है, कुर्मी जो मतदाता है, वो यहां पर ज्यादा है। और हम बात करें, बीजेपी ने पिछले बार की तरह इस बार एक भी टिकट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया। क्या फिर से बीजेपी पोलराइज करना चाहती है? जैसे पिछले बार एक भी टिकट किसी मुस्लिम को नहीं दिया, इस बार भी नहीं दिया गया। इसके पीछे पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है, हम जरा जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती भागीरथी। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकर्ता को टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ता को टिकट देती है जो भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को अपने अंदर लेकर चलते हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ये कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। अभी वहाँ की परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि वहाँ पर बीएसपी ने 23 मुसलमानों को टिकट दिया, कांग्रेस ने 21 को दिया और सपा ने भी लगभग 18 को दिया और एएमआई ने भी 15 को दिया। तो अगर मान के चलिए, अगर हम भी वहीं उन्हीं के पीछे चले तो कैसे काम चलेगा? भारतीय जनता पार्टी को लगा गई, ये सारे लोग जब वहाँ पर मुसलमानों को टिकट दे रहे तो वहाँ पर किसी और को आदमी को सीट दी जाएगी तो वहाँ से चुनाव निकाला जा सकता है और आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत कार्य किया है और बाकी क्षेत्र में इसका अच्छा, आपने अपनी रणनीति कही, तो आपका क्या रणनीति ये है कि सभी पार्टियां मुस्लिमों को वोट दे रही हैं, तो जो मुस्लिम वोट है वो बिखरेगा, इसलिए बीजेपी ने इसलिए मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा कि ताकि जो हिंदू वोट है या जो दूसरे वोट है वो इकट्ठा हो जाए और बीजेपी को जाए? क्या बीजेपी की ये रणनीति है? यही वजह है कि उसने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो विकास कार्य किए जो लोगों तक जनता के जन तक पहुंचे हैं, गरीब पहुंचे उसके ऊपर आज अन्य पार्टियों के अंदर वो जाति को धर्म को बीच टिकट दे रहे हैं, हम इससे थोड़ा सा इतर जाकर हमने केवल विकास और राष्ट्रवाद और सुशासन को लेकर टिकट दिया है। तो हमने देखा वहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियां उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो उपयुक्त कैंडिडेट लगे उनको टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल दीपक जी, तो जो रणनीति है, मुझे लगता है कि आप दिल खोल के स्वीकार नहीं कर रहे हैं अपनी रणनीति को। बहरहाल जो भी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन रणनीति यहाँ पर जो दर्शक हैं, जो जनता है, उनको भी समझ में आती है। मसूद अहमद जी लगातार हमारे साथ बने हुए, जो कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मसूद अहमद जी, जाट और मुस्लिम समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है इस दूसरे चरण में भी। क्या लग रहा है, पिछले बार जाट और मुस्लिम एक साथ नहीं थे, बीजेपी को फायदा हुआ। इस बार आपको लग रहा है जाट और मुस्लिम एक साथ आएंगे और सपा और आरएलडी के गठबंधन को वोट करेंगे और बीजेपी को अच्छा खासा यहां से नुकसान होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि इस बार जो है किसान पूरी तरह से चौधरी जैन जी के साथ है, जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। किसान जो है वो अखिलेश जी के ऊपर विश्वास कर रहा है उनकी नीतियों की वजह से। और जो हमारा मैनिफेस्टो आया है, उस मैनिफेस्टो में किसानों, गरीबों, मजदूरों, युवाओं के लिए स्पष्ट शब्दों में उनकी भलाई के लिए बातें कही गई, लिखी गई। और आप जानते हैं कि चौधरी जैन जी और अखिलेश जी जो कहते हैं वो करेंगे, उनका करने में विश्वास है। ये लोग अन्यथा बातें नहीं करते, काम की बातें करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, जो सही सूझ है उस पर बात ना करके अन्यथा इधर उधर की बातें करते हैं और जनता को फंसाने का काम करते हैं। इनकी पोल पट्टी खुल गई है, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और किसान, युवा वर्ग, नौजवान, छात्र सभी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनके हितों की रक्षा न तो कर सके हैं, आने वाले दिनों में न कर सकेंगे। आज भी महंगाई पर ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पेट्रोल जो है महंगाई के चरम स्तर पर, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। डीजल का वही हाल है। कड़ू तेल जो खाने की सामग्री है वो भी अपने महंगाई के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। अरहर की दाल और अन्य खाद्यान्न सामग्री जो है उस पर ये कोई बात करने के लिए नहीं है। पता नहीं कौन सा ऐसी बात करते हैं, इनसे खुद पूछो, उसको डिफाइन करो
तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मूक दर्शक बन जाते हैं। उसको डिफाइन करने की इनके अंदर न ताकत है, न क्षमता है और ना डिफाइन कर पाते हैं। इसलिए जनता के सामने इनकी पोल पट्टी खुल गई है। अब मसूद जी, किसान पूरे की, देश की जनता, मजदूर हर की, कोई छात्र चाहती है की, कि हिंदुस्तान का जो गरीब की, चुनाव हो नौजवान की, वो जाति आधारित ना बेरोजगार हो, जो नौजवान है, वो धर्म आधारित ना हो। हर कोई चाहता है, लेकिन क्या करें, सबको पता है कि जब जमीनी हकीकत क्या होती है कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में तो ये तो आप इससे नकार नहीं सकते। तो मैंने जो आपसे सवाल किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि अभी जो दूसरे चरण का चुनाव जो अभी हो रहा है, मतदान हो रहा है, पिछले बार जाट और मुस्लिम एक साथ नहीं थे क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो चीजें थी बहुत डिफरेंट वहां पर दिखाई दी। तो जो अभी नया गठबंधन आप लोग ने किया है, सपा के साथ गठबंधन किया है, क्या अब आपको लग रहा है कि जाट और मुस्लिम वहां पर जो अत्यधिक जनसंख्या में है तो दोनों एक साथ आएंगे और गठबंधन को इस बार फायदा होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि हम जाट और मुसलमान की बात ही नहीं करते। ये तो आप लोगों की तरफ से जाट और मुसलमान की बात आ रही है। ना हम धर्म को बीच में लाते हैं, ना हम जाति को नाम बीच में लाते हैं। चौधरी जैन जी जो है किसानों की बात करते हैं, अखिलेश जी किसानों की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, इनको हितों की रक्षा की बात करते हैं। हमारे नेता चौधरी जैन जी ने इतने बड़े बड़े आंदोलन चलाए, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ की। उन्होंने किसानों की बात करी, इंसानों की बात करी, इंसानियत की बात करी, अपराध के खिलाफ बात करी, महिलाओं के जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बात किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम फिर करके यहीं आते हैं। उसी का नतीजा ये है, लोग अब रोजी रोटी कपड़ा चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, बढ़िया स्वास्थ्य चिकित्सा चाहते हैं। तो अब जनता इन मुद्दों से हट करके पहला जो फेज हुआ है उसमें क्लियर हो गया है कि गठबंधन की सरकार आ रही है, बीजेपी को गिनी चुनी सीटें मिलेंगी। दूसरा फेज भी हमारा 100% है, इसमें भी बीजेपी 2-4 सीट पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीसरे फेज तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग 2.5 अंक पार कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तीसरा फेज ही स्पष्ट कर देगा कि गठबंधन की सरकार आ रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लोग इंतजार कर रहे हैं वोट देने का मौका मिले और 10 तारीख को काउंटिंग हो, उसके बाद महागठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो। मैं समझता हूं 10 तारीख के बाद चौधरी जैन जी की मदद से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और मैं समझता हूं उस दिन जनता जो त्रस्त है, जैसे योगी जी के जो गाय बैल हैं, मसूद जी, सांड कितनी हैं, अच्छी बातें आप कर इनसे रहे भी हैं। मुझे छुटकारा बहुत अच्छा लग पाएगी। रहा है जब आप ये और मैं बातें कर रहे समझता हूं हैं कि उसी जहां दिन पर लोगों आपने को कहा लग जाएगा कि कि सपा संविधान और सुरक्षित आरएलडी है कभी और लोकतंत्र मुस्लिम जाट की आ गया। कभी बात ही नहीं कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी चाहता हूं कि ऐसे ही चुनाव होना चाहिए जहां पर जात की बात नहीं हो, धर्म की बात नहीं हो। लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं, हकीकत मैं भी जानता हूं और हकीकत जनता भी जानती है जो वोट करने जा रही है। और गठबंधन क्यों बना है वो भी यूपी की जनता जानती है। लेकिन अच्छा लगा आपने जो बोला, कम से कम सुनने में तो अच्छा लगा। और ऐसे उम्मीद करते हैं कि एक भविष्य हिंदुस्तान में कभी ऐसा भी आएगा जहां पर जात की राजनीति नहीं होगी, जहां पर धर्म की राजनीति नहीं होगी, लोग सिर्फ विकास पर वोट करेंगे। लेकिन अच्छा लगा आपने जो बोला सुनकर। राजीव जी, बीजेपी ने तो किसी भी एक भी मुस्लिम को वोट इस दूसरे जो उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया, किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया इस दूसरे चरण में। लेकिन बसपा ने बाजी मारी है, बसपा ने 23 मुस्लिम उम्मीदवार यहां से खड़े किए हैं। लेकिन अक्सर जो खबरें राजनीतिक गलियारों में जा रही है वो ऐसी जा रही है कि बीएसपी वोट काटने का काम कर रही है, मुस्लिमों को अलग अलग करने का काम कर रही है और इससे कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होगा। देखिए भगीरथ जी, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, विपक्ष का काम है। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उनका काम है, अपना कहते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसको 1 सीट मिलती है कि 100 सीट मिलती है, वो अपनी लड़ाई अपने ढंग से लड़ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी एक शब्द जरूर कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चीज मान लीजिएगा कि सबका साथ और अपना विकास। सबका साथ चाहिए, सबका वोट, चाहे वो 20 करोड़ 18 करोड़ मुस्लिम है, उनका भी वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए।
लेकिन विकास जो है केवल अपना चाहिए, दूसरे का विकास नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी विकास किया। वो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता जान गई भारतीय जनता पार्टी ने कहां विकास किया। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, इन्होंने बना लिया, चलिए विकास हो गया। दुनिया की सबसे धनी पार्टी हो गई, 2 सालों में गरीबी से जूझ गई जनता, कोरोना से मर गई जनता, व्यापारी मर गया, छोटा तबका था वो मर गया, परेशान रहा, एक एक पैसे के लिए परेशान रहा, यहां तक कि 5-5 किलो गेहूं दे करके जान और जिंदगी दोनों बचाई गई। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद की पात्र थी। लेकिन उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये योजना कांग्रेस लाई थी। ये योजना जो है मनमोहन सिंह की योजना थी। इन्होंने गेहूं बांट दिया, लेकिन कागजी कार्रवाई चलिए, आपकी बात से कम से कम इकबाल अहमद जी जरूर खुश हो रहे होंगे कि आप कांग्रेस की योजना का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, योजना तो निश्चित तौर पे खादी का अधिकार कांग्रेस लाई थी, ये तो मानना पड़ेगा। वो भारतीय जनता पार्टी झुठला नहीं सकती है। तो ये चीजें थी, लेकिन आप कहां ला दिए? 15 लाख देने का वादा किए थे और 5 किलो गेहूं पे ले दिए, और आने वाले चुनाव के बाद तो पौवा भर भी नहीं देने जा रहे हैं। ये जनता जान चुकी है कि चुनाव के बाद 1 पौवा गेहूं और 1 पौवा चावल नहीं देंगे, किलो तो छोड़ दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी जनता जान चुकी है। इसीलिए आज जनता जो है इनके विरोध में खड़ी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम जो डॉक्टर मसूद साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनता इतना मन बना ली है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाओ। सरकार किसकी बन रही है ये अलग विषय है कि कौन बना ले जाता है, लेकिन भाजपा से हटो, नहीं तो ये अपना तो विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे धनी पार्टी बन गई। इनके 600 जिलों में बढ़िया बढ़िया कार्यालय बन गए। इनके लिए विकास ये दिख रही है जनता को कि पैसा कहां से आ रहा है। यहाँ व्यापारी एक एक पैसे के लिए परेशान है, लेकिन भाजपा के लोग नहीं परेशान है। ये सारी चीजें दिख रही है जनता को, और जनता आंखें बंद कर तो थोड़ी ना है। और उसी आधार पे ये जनता जो टेलीविजन में हम लोग को सुन रही है, डॉक्टर साहब को सुन रही है, या हमारे भाजपा प्रवक्ता है इनको भी सुन रही है, और जनता उसके अनुसार निर्णय करेगी। अभी 5 बजे तक इनका बोरिया बिस्तर बांध देगी जनता। और इन 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि मसूद साहब कह रहे थे, कि दहाई के आंकड़े पे नहीं जाने देगी। और 3 दलों में कितना वोट मिलता है ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी की दहाई का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाएगा इन 2 चरणों में, और तीसरे चरण में ये दहाई को पार करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राजीव जी, आपकी बातों से मैं यही महसूस कर रहा हूं कि कभी आप कांग्रेस की तारीफ करते हैं, तो कभी आप आरएलडी का जिक्र करते हैं, लेकिन अपनी बातें आप कम करते हैं। मुझे लगता है शायद यही वजह है कि इस बार आपका जो प्रभाव है, जो बसपा का प्रभाव है, वो उतना निखर के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन हमको 25% वोट पिछले चुनाव में मिला था 2017 में, जब हमारी बुरी स्थिति थी, और 22% वोट में माननीय अखिलेश जी से। चलिए देखते हैं कि बसपा का प्रभाव कितना दिखाई देगा यहाँ पर, क्योंकि अभी तो जो चीजें बातें चल रही है राजनीतिक गलियारों में, वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी राजीव जी, आऊंगा मैं आपके पास, मैं आऊंगा राजीव जी आपके पास। इकबाल जी, मुझे चुनाव क्षेत्र में निकलना है जी, तो मैं आपसे विदाई भी लेना चाहूंगा। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको कहीं जाना आपने कहा। लेकिन अगर आप रुक सकते हैं 10 मिनट तो आप रुक जाइए। 10 मिनट मुश्किल से अगर आप और रुक सकते हैं तो बातें पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बहरहाल अगर आपको जाना है तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इकबाल जी, खुश तो आप होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राजीव उपाध्याय जी ने, जो कि बसपा के नेता है, उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की, कांग्रेस की योजनाओं की तारीफ की। इस बातों से मुझे ऐसा लगा कि इस बार कांग्रेस जो एक अकेले नाव चला रही है, पिछले बार सपा के साथ गठबंधन में थी, इस बार अच्छा ऑप्शन था बसपा के साथ आप हाथ मिला लेते। देखिए भागीरथ जी, अभी हमने जो अलग प्रियंका जी ने अलग जगाई है, वो वक्त लगता है किसी भी चीज में। जैसे देश आजाद हुआ था तो वक्त लगा था देश आजाद करने में, तो इसी तरीके से बीजेपी से अब देश को आजाद कराना है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो इन लोगों ने हिंदू मुसलमान की खाई खोदी है, वो चल नहीं पाएगी। अब वो नाराजगी बढ़ चुकी है लोगों की। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए आप। लोगों की नाराजगी बढ़ चुकी है। अब लोग नाराज हो चुके हैं और कह रहे हैं कि अब बीजेपी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इनके पास अगर ये हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हटा दीजिए भागीरथ जी, तो हमें लगता है कि डेवलपमेंट की कभी बहस नहीं करते हैं।
अब इनके पास यूपी में अगर हिंदू मुसलमान नहीं चल पाया तो इन्होंने कर्नाटक में उठा के डाल दिया उसको, वहां हिजाब के नाम पर डिबेट कराना शुरू कर दिया। तो आप इस बात को सोचिए कि इन लोगों का क्या होगा। तो प्रियंका जी ने ये काम शुरू कर दिया है और ऊपर वाला चाहेगा। इकबाल जी, तो अब आपने हिजाब का जिक्र किया, जो कर्नाटक में मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, आपको नहीं लगता वो जो ट्वीट जिसमें उन्होंने बिकनी का जिक्र किया था, आपको नहीं लगता कि इस तरह के ट्वीट कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि खराब करते हैं? क्योंकि स्कूलों में जाहिर सी बात है, बिकनी पहन के कौन जाएगा? अच्छा ये बताइए, क्या किसी के पहनावे पे आजादी है या नहीं है? नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूं सबको, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरह से जो ट्वीट थे, आपको नहीं लगता कि इस तरह के ट्वीट इस तरह के चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान होते हैं? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान होगा? नुकसान क्यों होगा? हम चलिए, तो आप डेफिनेटली आपकी मजबूरी में, क्योंकि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने एक ट्वीट किया है, तो आपको तो समर्थन करना ही पड़ेगा। जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भागीरथ जी, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम जब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये देश को बनाया था, न्याय बनाया, तमाम वो सारी चीजें बनाई थी, किताब लिखी, तो उन्होंने ये सारी चीजें लिखी थी कि हर इंसान की आजादी है, वो जैसे चाहे बोल सकता है, जैसे चाहे कपड़ा पहन सकता है, उस पर कैसे रोक लगा सकता है? चलिए, इसी से रिलेटेड मैं एक आपसे सवाल भी कर लेता हूं, फिर दीपक जी के पास जाऊंगा। आपको क्या लगता है, कर्नाटक में ये जो मुद्दा चल रहा है हिजाब को लेकर, आपको लगता है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, इस पर कुछ असर डालने वाला है? खासकर उत्तर प्रदेश में कुछ इसका असर दिखाई दे रहा है? आपको क्या लग रहा है? आप ही से पूछ रहा हूं आपकी राय। इकबाल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बताएं। मैं कह रहा हूं, आपने कर्नाटक का जिक्र किया, हिजाब मुद्दे का जिक्र किया आपने, तो मैं आप ही से कह रहा हूं, ये जो कर्नाटक में हिजाब मुद्दे का चल रहा है, पूरे देश में इसका कहीं ना कहीं एक असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि अक्सर हमने कई कांग्रेस नेताओं को यह भी कहते हुए सुना है कि बीजेपी की चाल है इसके पीछे पोलराइज करने के लिए। 100%, क्योंकि इनका चला नहीं ना। इन्होंने जो पश्चिम में इन्होंने पिछली बार दंगा फंगा करा के अपना सीटें बढ़ाई थी, इस बार हिंदू मुसलमान और सारे बिरादरी एक हो गई। अब आज हिंदुस्तानी कहलाने लगा है। अब वो हिंदू मुसलमान और इकबाल और राजेश नहीं है, अब वो हिंदुस्तान का एक भारतीय है। आज जो वोटिंग हो रही पश्चिम में 55 सीटों पे और 58 सीटों पे जो वोटिंग हुई है, एक भारतीयों ने वोट डाला है और वो इस सोच के डाला है कि भारत को बचाना है इन लोगों से जो ताकतें वोट से वाली हैं। आज गांधी जीतेगा और गांधी को ही जीतना है, अब वोट से हारेगा। जी, अच्छा इकबाल जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा, और क्योंकि दीपक जी, ये जो आपने उठाया हिजाब का मुद्दा जो कर्नाटक में चल रहा है, अभी इसी से रिलेटेड मैं दीपक जी से सवाल करूंगा। दीपक जी, अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली में कहा, सहारनपुर में, जिस तरह से 3 तलाक का जिक्र किया, उन्होंने कहा क्योंकि बीजेपी ऐसा मानती है कि जब से 3 तलाक बीजेपी ने सरकार ने खत्म किया है, मुस्लिम महिलाओं का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। बीजेपी ऐसा मानती है और राजनीतिक गलियारों में इस तरह की खबर भी सामने आती है। लेकिन जब जिस तरह से हिजाब का मुद्दा सामने आया है और नरेंद्र मोदी जी ने इसका जिक्र भी किया है, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि 3 तलाक के बाद जो मुस्लिम महिलाओं का वोट जो बीजेपी को कहीं ना कहीं मिल रहा था और मिलता था, वो अब इस हिजाब मुद्दे के बाद खसकता हुआ दिखाई दे रहा है? मुस्लिम महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता कर रही हैं। आप परिस्थिति देखिए, ये वही लोग हैं जो रूढ़िवादी लोग हैं। पहले किसी बोलते थे, ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो कहते थे में तो कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति लेकर आती है, प्रियंका गांधी लेकर आती है हिजाब की, वहां कर्नाटक में मामला चल रहा था। पर आप आज देखिए, आप शिक्षा के अंदर तालीबानी करेंगे क्या? आप हिंदुओं को आईएसएस और बोको हराम से तुलना कर देते हैं, पर वहां पर बोलते हैं कि आप शिक्षा के मंदिर के अंदर कुछ भी पहनने जाइए। अरे वहां पे भाई, कोई बच्चा वहां पढ़ने सीखने जा रहा है, यहाँ पे ये धर्म का प्रचार करने जा रहा है, तो शब्द नहीं बोलते, जो बोलता है कि आपकी नस्लें बर्बाद कर देंगे। इस प्रकार के लोगों पर आपकी कोई एक शब्द टिप्पणी नहीं है। और वहां पर सभी तरह की राजनीति, मुसलमानों के वोट राजनीति सब जानते हैं, वरना कांग्रेस के प्रशासन जहाँ पर शासित राज है, यहाँ इनका एक भी एजेंडा काम नहीं करता, सारे एजेंडे। दीपक, लेकिन इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। एक तरफ तो आप एक भी किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी की
सीट से खड़ा नहीं कर सकते हैं, बीजेपी टिकट से खड़ा नहीं करते हैं, उसके बाद फिर आखिर क्या जरूरत पड़ती है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी चुनावी सभा में 3 तलाक का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से हमने आज़ादी दी है और 3 तलाक को लेकर हमने काम किया है, और उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं अपनी बात करते हैं। फिर आखिर क्या जरूरत है? एक तरफ तो आप टिकट नहीं देते हैं और टिकट नहीं देने से ऐसा लगता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोटर से, मुस्लिम के मतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी तरफ मोदी जी वहीं जिक्र करते हैं चुनावी अपनी सभा में 3 तलाक का जिक्र करते हैं, मुस्लिम महिलाओं का जिक्र करते हैं। देखिए भागीरथ जी, आज देश को आजाद लगभग ऊपर हो गए, मुसलमानों की वोट तो लिया, परंतु मुसलमानों के लिए किया। आज भी 1%, 1.5% कम्युनिटी में, माइनॉरिटी में और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस है। सब लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान या जो मुसलमानों की बात करने वाले जो नेता थे, वो केवल मुसलमानों से वोट लेना चाहते थे, उनसे राजनीति करना चाहते थे, पर उनका विकास नहीं करना चाहते थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनके लिए काम किया। अगर हमने राशन वितरण किया तो सभी को किया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। अगर हमने मकान दिया तो सभी को दिया, हमने उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया तो सबको, किसी को नहीं देखा, सबको देखा, हिंदू मुसलमान सबको देखा। हमने जो भी योजना चलाई, बिना किसी धर्म को देखे हुए, बिना किसी जाति को देखे हुए, बिना किसी क्षेत्र को देखे हुए, बिना किसी भाषा को देखे हुए, हमने लगातार वो योजनाएं जमीन तक पहुंचाई। आज उन महिलाओं के अंदर आपने कहा कि जो योजनाएं चलाई सबके लिए आपने चलाई, लेकिन टिकट वितरण की योजना सबके लिए नहीं थी। उसमें एक खास वर्ग को आपने दूर रखा इस योजना से। चलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मसूद अहमद जी। ओबीसी एक ऐसा नाम है कि कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन उनका असर है, पूरे देश में उनकी बात होती है। और बिहार चुनाव की बात करें, बिहार चुनाव के कारण कहीं ना कहीं जो आरजेडी का, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का जो खेल था, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दिया जनता को। और ओबीसी यहां पर भी चुनावी ताल में मैदान में कूदे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि आरएलडी और सपा का वो नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर आप लोग ही कहते हैं कि जो ओबीसी हैं ये तो बीजेपी की भी पार्टी है। देखिए, ऐसा है कि ये जो समाज में जो एक तबका ओबीसी है, जिस दिन ये समझदार हो जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि इसको अपना हक और अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर आना ही नहीं मसूद जी, मुझे लगता है कि शायद सब जानते हैं कि ओबीसी जी की बात कर रहा हूँ, एआईएमआईएम प्रमुख की बात कर रहा हूँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूँ। ये वो नाम है जिसका असर यूपी में अभी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इससे कितना आपको फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि बिहार में हमने देखा है ओबीसी के कारण लालू यादव जी की पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में आते आते चूक गई है। कहीं ऐसा यहां पर भी आप लोग के साथ नहीं हो कि आप लोग ने गठबंधन तो बनाया है सपा और रालोद ने, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ओबीसी जी को हल्के में ले रहे हैं लेकिन फिर कहीं खेलना बिगाड़ दे आप लोग का वो? देखिए, ऐसा है ना, हम किसी को हल्के में ले रहे हैं ना बहुत सीरियसली ले रहे हैं, समझे कि नहीं आप? ऐसा है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। ओवैसी जी भी मैदान में साफ साफ लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। यहाँ इस प्रदेश की जनता ये भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अत्याचारी सरकार है, जुल्मी सरकार है, इससे लोग त्रस्त हैं, इसके छुटकारा पाना चाहते हैं। तो लोग ये जानते हैं ये महागठबंधन ही जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएगा, हटाने में सक्षम है। इसलिए यहाँ दो पोल में चुनाव हो रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ है जो व्यवस्था को उसी तरीके से मेंटेन रखना चाहते हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना चाहते हैं? चलिए मसूद जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। मैं यहीं पर इसी लाइन से यहाँ पर मैं हमारे जो खास चर्चा चल रही है इसको समाप्त करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी जनता पार्टी की जो समर्थक है वो उनको वोट क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यही लोग अगर किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो ये भी कहते हुए मिलेंगे कि सपा और आरएलडी को क्यों वोट उनके कर रहे हैं उनके समर्थक। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कि आपने हमारे इस खास चर्चा में शामिल हुए। दूसरे चरण का दंगल तो अभी चल ही रहा है, लगातार वोटिंग
वोटिंग चल रही है और अभी कई चरण बाकी है। देखना होगा कि जो पार्टियां दावा कर रही हैं यहाँ पर, वो दावे कितने सच साबित होते हैं, और जो असली फैसला होगा वो तो चुनाव का जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तो उसके बाद सामने आ जाएगा कि जो पार्टी दावा कर रही है वो अपने दावे में कितना सफल होंगी। इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और न्यूज जो अभी अपडेट चल रही है लगातार वोटिंग को लेकर, ये भी हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।